उसने अपनी वाइफ मेरी बहन मंजू का मर्डर किया है और ये बात मैं बहुत जल्दी प्रूव भी कर दूंगी। बात होती रहती थी, मुझे पता सर, सोहेल की सिस्टर इन लॉ आई है, मौसमी, आपसे मिलना चाहती है। बुलाओ सर। सर। तो आप ये मानते हैं कि मंजू ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ था, यही कहने आए ना आप यहाँ? जी, मंजू का मर्डर उसके पति सुहेल ने किया है। लेकिन वो अपनी बीवी को क्यों मारेगा? वो मंजू से दहेज की डिमांड करता था। 498A का केस फाइल कीजिए उसके खिलाफ। आपका मतलब है कि जो आदमी संपन्न सक्सेसफुल टीवी होस्ट है, महीने के लाखों रुपए कमाता है, उसने अपनी बीवी को दहेज के लिए मार दिया? लालची आदमी का पेट करोड़ों कमा करके भी नहीं भरता है सर। मैंने खुद उसे 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर कई बार दिए हैं और जो घर उसने अपने नाम कर रखा है उसको खरीदने के भी पैसे मैंने ही उसे दिए थे। सुहेल ने आपसे दहेज मांगा और आपने उसे पैसे दिए, इसका कोई सबूत है आपके पास? सर, प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बहन का मर्डर उसी ने किया है। अरेस्ट हिम, ही इज अ क्रिमिनल। जो आदमी एक खूंखार अपराधी को पकड़वाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करता है, आप उससे क्रिमिनल कह रही हैं? आप जानती हैं आप किस पर एलिगेशन लगा रही हैं? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो आदमी क्या चीज़ है। उसने मेरी बहन का मर्डर किया है और आप उसे महात्मा समझने की भूल कर रहे हैं। और आपके पेरेंट्स, आपका भाई, उन्होंने तो कोई भी इस तरह का बयान नहीं दिया, बल्कि मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही इशारा कर रही है कि मंजू ने आत्महत्या की है। मंजू की बॉडी एग्जामिन करने वाले 3 डॉक्टरों में से 2 का मानना यह है कि मंजू के जख्म सेल्फ सस्टेन्ड है, यानी कि मंजू ने खुद पर चाकू से वार किया है। और मौके वारदात पर जो में चाकू बरामद हुए हैं उसमें कहीं भी सोहेल के फिंगरप्रिंट्स नहीं है। और इस हादसे के 3 महीने बाद आप अचानक से आकर ये कहती हैं कि मंजू ने आत्महत्या नहीं की, सोहेल ने उसका मर्डर किया है, वो भी दहेज के लिए, तो ऐसे तो हम आपकी बात नहीं मान लेंगे। मंजू का पोस्टमार्टम करने वाले 3 में से 1 डॉक्टर का मानना तो ये भी है कि मंजू के जख्म सेल्फ सस्टेन नहीं थे, और अगर ऐसा है तो 33.33% चांसेस है कि मंजू का मर्डर हुआ है। और रही बात मेरे पेरेंट्स और भाई की, तो सोहेल ने उन्हें शीशे में उतार रखा है, लेकिन मैं उसे आईना दिखाने आई हूँ। मुझे पता है कि उसने मेरी बहन का मर्डर किया है। आई एम श्योर अबाउट इट एंड आई विल कन्विंस यू फॉर दिस। सर, मौसमी की बातों को आप नज़रअंदाज कर दीजिए। असल में मंजू को खोने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए उल्टा सीधा सोच रही है। लेकिन आपकी बेटी मौसमी मंजू के पति सोहेल पर मंजू के मर्डर का एलिगेशन लगा रही है। सर, मौसमी सोहेल जी से शुरू से ही चिढ़ती थी। लेकिन बेटा, मौसमी जो भी कह रही है वो ऐसे ही तो नहीं कह रही होगी ना। मेरे कहने का मतलब है कि एक बार उसकी बात सुन लेने में क्या हर्ज है? हर्ज है, वो बात का बतंगड़ बना रही है। चाहती क्या वो कि अन्य अपने बाप की परवरिश से भी महरूम हो जाए। यादव, तुझे पता है जो शो मैं होस्ट करता हूं उसका आइडिया मैंने और मंजू ने मिलकर सोचा था। मंजू नंदी वाली फाइल बनाने बोली थी मैंने तुम्हें। ये तो रही सुहेल। रेडी हो गई है? हाँ। हाँ? क्या हुआ? मंजू, क्या लगता है तुमको हम अपने मोस्ट वांटेड मिशन में सक्सेसफुल तो हो जाएंगे ना? सुहेल, जिन कामों को अच्छी नीयत से किया जाता है ना, उनमें सक्सेस जरूर मिलती है। अच्छा। मंजू, रेडी रेडी रेडी, बस बहुत हो गया, चलो अब कॉफी पियो, उसके बाद ही रिहर्सल करते। कम ऑन। सुहेल, मुझसे नहीं होगा ये। तुमने लिखा है, तुम करो ना, तुम ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। तुम मुझसे ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अरे थोड़ा मुश्किल है, मुझसे कुछ मुश्किल नहीं, तुम यहाँ पर आओ, इसको रख दो। अच्छा, एक सेकंड, वो हो गया। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, ओके? अच्छा, आई विल ट्राई। ठीक है, गुड। ओके। रोलिंग एंड एक्शन। हिंदुस्तान के सबसे हैरत अंगेज शो मोस्ट वांटेड में मैं मंजू शामसी आपका खैर मकदम करती हूँ।
इस शो के जरिए हम आपके साथ उन वांटेड क्रिमिनल्स की तलाश करेंगे जिन्हें हिंदुस्तान के तमाम राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। इस शो के पायलट में मंजू ने ही एंकरिंग की थी। सच में सर? ये तो मुझे भी नहीं पता था। पता तो मुझे भी नहीं था कि एक दिन मैं उसकी जगह ले लूंगा। सर छोटा मुंह बड़ी बात, पर ऊपर वाला सबकी ज़िंदगी पहले ही मुकर्रर कर देता है। पर जो एक दूसरे की जिंदगी की वजह हो, वो उन्हें अगर उनकी मौत की वजह बना दे तो नाइंसाफी होगी ना। नाइंसाफी तो मंजू के साथ हुई है, और जब तक मैं उसके हत्यारे को सलाखों के पीछे नहीं करवा देती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहीं ये सब करके आप सुहेल से कोई खास चिड़ या कोई दुश्मनी तो नहीं निकाल रही है? चिढ़ और दुश्मनी तो उसने मंजू के साथ निकाली है सर। सुहेल और मंजू ने लव मैरिज की थी, और हमें अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो ये बात साफ कर सके कि मंजू अपनी शादी से खुश नहीं थी। अगर आप ये मान रहे हैं कि मंजू ने सुसाइड करी, तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कोई इंसान खुशी खुशी सुसाइड नहीं करता है। उस सुहेल ने मंजू को सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट किया था। तो आपका मतलब है कि सुहेल ने उकसाया था मंजू को सुसाइड के लिए, लेकिन अभी तक आप ये कह रही थी कि मंजू का मर्डर हुआ था। कह तो मैं अब भी यही रही हूँ, लेकिन आप मान कहाँ रहे? लेकिन सिर्फ आपके कहने से तो नहीं मान लेंगे ना। आपकी तसल्ली के लिए मैं प्रूफ लेकर के आई हूँ। ये इंडिया से यूएस की टिकट है जो मैंने मंजू के लिए करवाई थी। वो सोहेल को छोड़कर मेरे पास यूएस आना चाहती थी, लेकिन उस रात सोहेल ने मुझे मंजू से फोन पर बात तक नहीं करने दी। मंजू यूएस नहीं आएगी दीदी, उसका दिमाग खराब हो गया है जो उसने आपसे टिकट बुक करवाई। माइंड योर लैंग्वेज सोहेल, मेरी बात करा मंजू से। आपको जो बोलना है ना मुझसे बोल दीजिए। दीदी मुझे आपके पास बुला लो प्लीज, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। भैया को और पापा को भी इसने अपने बस में कर लिया है। दीदी दीदी प्लीज मुझे इसके साथ नहीं रहना है। मंजू, मंजू, हेलो हेलो। मैंने कई बार फोन ट्राई किया, लेकिन फोन नहीं लगा। और उस रात जब मुझे मंजू की सुसाइड की न्यूज़ मिली, मैं तभी समझ गई थी। मतलब सुसाइड के अगले दिन ही आपको शक हो गया था कि वो मर्डर था। फिर सुहेल पर शक 3 महीने बाद क्यों? सर मैं इंडिया से बाहर थी। लेकिन कोई फोन, मेल, फैक्स, आप चाहती तो ये इन्फॉर्मेशन हम तक आसानी से पहुंचा सकती थी। और चलिए मान लिया कि सुसाइड वाली रात आपकी मंजू से फोन पर बात हुई थी, लेकिन उसी रात 2.5 घंटे पहले मंजू आपके पेरेंट के साथ थी, लेकिन उन्होंने तो कोई शक नहीं जताया। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, हम आपकी तसल्ली के लिए आपके साथ आपके पेरेंट्स से एक बार फिर पूछताछ करते हैं। अगर उन्हें आपने कन्विंस कर लिया तो ये फ्लाइट की टिकट क्या, जो सबूत होंगे वो हम खुद ढूंढ लेंगे। सर मंजू जब तक यहाँ थी ना तो उसने हमें अपने यूएस जाने के बारे में कभी कुछ बताया, और ना ही उसे देख के हमें कभी ऐसा लगा कि वो इतना बड़ा स्टेप ले लेगी। वही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर किया है सोहेल ने। मूड स्विंग्स होते थे मंजू को, आपको पता है? एक बार पहले भी उसने पहले भी उसने सोहेल से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसका मर्डर हुआ है, सोहेल ने किया है। और इस बात की भनक मुझे तभी लग गई थी जब सोहेल ने मेरा फोन कट किया था। अरे हमें यहाँ बैठे भनक तक नहीं लगी, और तुझे वहाँ हजारों किलोमीटर दूर बैठे पता भी चल गया कि मंजू का मर्डर हुआ है। क्यों तिल का ताड़ बना रही है? मैं तिल का ताड़ नहीं बना रही हूँ, बल्कि आप तूफान को हवा का झोंका समझ रहे हैं। मंजू की आत्मा कोस रही है आप सबको, और आप लोगों के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। आप ना पुलिस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप एक काम करिए, आप वापस यूएस जाइए। यूएस नहीं जाऊंगी, कोर्ट जाऊंगी, वो भी सुहेल के खिलाफ। सर सुहेल ने इन लोगों की आंखों पर अपनी झूठी अच्छाई की पट्टी बांध रखी है। मैं कह रही हूं ना, वो मेरी बहन का हत्यारा है तो है। सर आप मेरी एफआईआर लिखिए और उसे अरेस्ट कीजिए। अरे कोई अरेस्ट वेस्ट नहीं होगा और ना कोई केस करेगा। माँ कोई मेरी बात माने या ना माने, लेकिन आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। हालांकि मौसमी के घर वाले उसका भरोसा नहीं कर रहे थे, पर उसके आरोप मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे थे और मीडिया सुहेल से सफाई मांग रही थी। सर आप पे जो आरोप लगाए गए उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो भी आरोप मुझ पर लगाए हैं वो सब बेबुनियाद हैं। मैंने और मंजू ने लव मैरिज की थी, और शादी से लेकर लास्ट ईयर वसंत विहार के घर खरीदने तक सारा खर्चा मैंने बियर किया है। हम उस घर में उस हादसे से 2 महीना पहले शिफ्ट हुए थे। इनफैक्ट नए घर का सारा इंटीरियर मंजू ने अपनी पसंद से करवाया था।
और उनकी बड़ी बहन बोल रही हैं कि मैंने दहेज के नाम पे पैसे मांगे। झूठ बोल रही हैं वो। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेंगी? पता नहीं, शायद घर में उनको किसी बात की तवज्जो नहीं मिली इसलिए। उनके पति की मौत के बाद से यूएस में अकेली पड़ गई थी वो, और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो मेरी पत्नी को इंस्टिगेट कर रही थी मुझे छोड़ने के लिए, और अब मुझे तंग करने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं। लेकिन उन्होंने सुसाइड तो किया है, इसका मतलब ये निकलता है कि वो आपके साथ खुश नहीं थी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं मानता हूं कि मेरी नाकामी है कि मैं उसे ये स्टेप लेने से रोक नहीं पाया, लेकिन उनकी बहन ने उनको इतना नेगेटिव बना दिया था कि वो गुस्से में आपा खो बैठी और ये स्टेप उठा बैठी। लेकिन उनकी बहन का मेन मकसद ये है कि वो मेरी बेटी अनन्या की कस्टडी चाहती हैं। थैंक यू। बेचारे के पीछे पड़ गए हैं सब के सब। कमबख्त को समझाया था मैंने कि गैर मजहबी लोगों से ताल्लुकात मत बना, लेकिन नहीं, अपने हाथों से आफत को दावत दिया है इसने। अनन्या बेटा, अनन्या। सोहेल बेटा एक बार और सोच लेते। सोच लिया पापा। तो मैं सामान रखा था। प्रवीण भाई प्लीज जाने दीजिए। यकीन मानिए मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बस मौसमी दी मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है पापा। पर बेटा ऐसे पापा, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मेरा ऐसे जाना अच्छा नहीं लग रहा है, इस बात का मुझे भी उतना ही दुख है जितना कि आप लोगों का है। मैं सिर्फ अनन्या की खुशी के लिए यहाँ पर रह रहा था, लेकिन अब बेहतरी इसी में है कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं पापा। अनन्या। हाँ बेटा, मम्मी के पास जाएंगे बेटा, मम्मी के पास। मौसमी दीदी को इतना जरूर समझा देना पापा कि वो अनन्या को मुझसे दूर नहीं कर पाएगी। आर यू श्योर हमारी पिटीशन फाइल होगी? आई होप। सोहेल शमसी को अंदर जाने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। एक्चुअली सर, मंजू शमसी की सिस्टर मौसमी जी ने अपना कंसर्न बसंत बिहार पुलिस से शेयर किया था, लेकिन उन्होंने इनके एलिगेशन को सीरियसली नहीं लिया। हाउ डू यू नो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, जबकि वसंत विहार पुलिस का इसके पीछे कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। आई नो अबाउट द केस। सब मैं वो। डोंट हेजिटेट, अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं तो खुल के बोलिए। सब मैं मानती हूँ कि मंजू ने लव मैरिज की थी, मगर शादी के बाद से ही दोनों का रिश्ता लगातार बिगड़ता जा रहा था। शादी के 2 साल बाद से ही सोहेल ने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए थे। वो मंजू को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था। मैं यूएस में थी और मंजू यहाँ अकेली पड़ती जा रही थी। दीदी, अब तो वो मुझ पे हाथ भी उठाने लग गया है। दीदी, तुम सही बोलती थी, मैं ही उसे परख नहीं पाई, मैं ही समझ नहीं पाई उसे। मंजू, तो बिल्कुल भी घबरा मत, मैं जल्द से जल्द इंडिया आती हूँ। नहीं, आप बताओ, मुझे वहाँ बुला लो। मुझे नहीं रहना है सोहेल के साथ यहाँ। आई विल डिवोर्स हिम। सर, उसने सोहेल को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था, बट पता नहीं सोहेल ने ऐसा क्या जादू किया कि उसने डिवोर्स फाइल नहीं किया। फिर 1 साल बाद पता चला कि सोहेल और मंजू सोहेल की फैमिली के साथ रहने लगे थे। अम्मी, आज रात को कब कबाब बनाती? आज शाम को बनाती हूँ। क्या है ये? हाँ, अरे अब घर की बहू है वो, कोई तौर तरीके सिखाओ घर के उसको। ऐसे खुले सर कोई बाहर जाता है क्या? अब्बू, भाभी जान को हम ही पसंद नहीं तो हमारे तौर तरीके कहाँ से पसंद आएंगे? ऐसा मैं नहीं, भाभी कह रही थी सोहेल भाई जान से। अच्छा रुखसाना, इसका मतलब तुम भैया भाभी की बातें छुप छुप के सुनती हो? बहू, अगर ऐसे तेवर तुम दिखाओगी ना तो खुश नहीं रह पाओगी यहाँ पर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। पता नहीं सोहेल मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गया है। सोहेल हमारा बेटा है और उसे इतनी आसानी से नहीं छीनने देंगे तुम्हें हम लोग। आप गलत समझ रही हैं मुझे, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आप सोहेल, प्लीज तुम कुछ बोलो ना, कुछ समझाओ ना। सर, सोहेल अपनी फैमिली की जातियां देख करके भी अनदेखा कर रहा था।
मंजू यहाँ जो कुछ भी सह रही थी वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जब इसी सिलसिले में बात करने के लिए इंडिया आई तो वो उल्टा मंजू को ही ब्लेम कर रहा था। मंजू को तो राई का पहाड़ बनाने की आदत है पापा, आप जानते हैं। ये समझने को राजी नहीं कि मेरी अपनी फैमिली के लिए भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये नहीं समझती है तो फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है। सिर्फ गुस्सा ही नहीं आता है, तुम हाथ भी उठाने लगे उस पे। बदले में ये भी हाथ उठाती है मुझ पर। तुम अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ भी नहीं कह सकते हो। दीदी प्लीज। व्हाट प्लीज? मंजू को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी तुम्हारी, लेकिन अब ये तुम्हारे पेरेंट्स के साथ खुश नहीं है। तो ठीक है, अगर ये मेरी फैमिली के साथ रहने में खुश नहीं है तो हम दोनों अम्मी अब्बू से अलग रहना शुरू कर देंगे, ठीक है? लेकिन आप बीच में मत आइए, ये हमारे घर का मामला है, हम निपटा लेंगे। ये तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। अरे बस मौसमी, मंजू ने सुहेल से शादी अपनी मर्जी से की थी, तुम्हारी मर्जी से नहीं। शी नोज बेटर उसे क्या करना है क्या नहीं। सर, सुहेल ने बड़े ही चालाकी से मेरे पेरेंट्स के दिल में ये बात भर दी थी कि मैं खुद मंजू को डिवोर्स लेने के लिए इंस्टिगेट कर रही थी। वो बहुत चालाक है सर। उसने मंजू को डिवोर्स इसलिए नहीं लेने दिया क्योंकि उसकी नीयत में खोट था। सर, सोहेल ने कई बार मंजू से दहेज की मांग की। हाँ सर, मंजू अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। उसने ये बातें हमारे पेरेंट्स से भी शेयर नहीं की और सोहेल ने उसे पाई पाई का मोहताज कर दिया था। सोहेल के पास कोई काम नहीं है दीदी। मुझे बोलता है कि पापा से पैसे मांग लो, मना करती हूँ तो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। घर के खर्चे के लिए पैसे मांगती हूँ तो ताना मारता है कि मायके से पैसे ले लो। सर, मैंने खुद मंजू के अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफ़र कराए, फिर अचानक से सुहेल के पास पैसा आ गया और वो अपना शो मोस्ट वांटेड बनाने लग गया। सर, उसने मंजू को अपने पास रखने के लिए उसे अपने शो का होस्ट बनाने के ड्रीम्स दिखाए। रोलिंग एंड एक्शन। हिंदुस्तान के सबसे हैरत अंगेज शो मोस्ट वांटेड में मैं मंजू शामसी आपका खैर मकदम करती हूँ। इस शो के जरिए हम आपके साथ उन वांटेड क्रिमिनल्स की तलाश करेंगे जिन्हें हिंदुस्तान के तमाम राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन पायलट पास होते ही वो खुद शो की एंकरिंग करने लगा। वो बहुत ही मैनिपुलेटिव आदमी है। वो मंजू के जज्बातों के साथ सिर्फ खेल रहा था। उसका अफेयर भी हो गया था सर। बस यही कसर बाकी रह गई थी दीदी, वो भी पूरी हो गई। आई लिव्ड एवरीथिंग फॉर, और वो कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा? अगर अब अकल आ गई हो तो छोड़ दो उसे, वरना वो तुम्हारे साथ साथ अनन्या की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। सर, मंजू सुहेल को डिवोर्स देने का मन बना चुकी थी। उस हादसे से पहले मंजू किस खौफ में थी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उस आदमी ने एक मासूम बच्ची को बिन माँ का कर दिया। वो आदमी खुले में सांस कैसे ले सकता है सर? मंजू और उसकी बेटी अनन्या के लिए इंसाफ कीजिए। आई बेग यू सर। समाज और मीडिया में सोहेल की छवि अपराध और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले की थी, जबकि मौसमी उसके खिलाफ हत्या का केस फाइल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। इसी दौरान सोहेल एक और विवाद में घिर गया। मामला था यूपी के नामी गैंगस्टर मुस्तफा जहांगीर के एनकाउंटर का, जिसका श्रेय सोहेल अपने आप को और अपने शो मोस्ट वांटेड को दे रहा था। दोस्तों, यही है वो शख्स मुस्तफा जहांगीर जिसके बारे में हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था, और आज हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपके शो मोस्ट वांटेड की एक इंफॉर्मेशन की बदौलत यूपी पुलिस ने आखिरकार मुस्तफा जहांगीर का खात्मा कर दिया है। इस मुस्तफा जहांगीर की इंफॉर्मेशन हमें अपने रिसोर्स से मिली थी, लेकिन मोस्ट वांटेड शो के होस्ट सोहेल शमसी ये दावा कर रहे हैं कि देखिए, मुस्तफा जहांगीर को पकड़ने के लिए हमारी पूरी टीम पिछले 1 साल से काम कर रही है। ये मोस्ट वांटेड शो वाले अपने शो की पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। कई अपराधियों को पकड़वाने का श्रेय हासिल करने वाले सोहेल शमसी की छाप अब कहीं ना कहीं ढलती जा रही थी, और तभी उसे एक और झटका लगा, क्योंकि सोहेल की बीवी मंजू की मौत अननेचुरल थी और मौत शादी के 7 साल के अंदर हुई थी। इसलिए मौसमी की अपील पर एसडीएम ने सेक्शन 176 सीआरपीसी के तहत इस मौत को संदिग्ध मानते हुए इसकी दोबारा जांच के आदेश दिए, और इस बार यह केस दिल्ली पुलिस के डीसीपी वीरेंद्र चड्ढा को सौंपा गया। इसके बाद मीडिया ने एक बार फिर से सोहेल का घेराव करना शुरू कर दिया। लेकिन मंजू की बहन ने तो आप पे लगातार आरोप लगाया है, और लॉ एक्सपर्ट का यह कहना है कि ये आरोप अगर मंजू की फैमिली ने लगाया होता तो आप बिना सुनवाई के अभी तक अंदर होते। मंजू के पेरेंट्स मेरी सच्चाई जानते हैं,
वो लोग मेरे साथ। पर मंजू की बहन ने मंजू के पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया तो क्या दोस्त 498A को लेकर कोर्ट भी चिंता जता चुकी है कि कई लड़की वाले इस लॉ का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब अगर कल को इसी लॉ का इस्तेमाल मेरे खिलाफ होता है तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे जैसा सेलिब्रिटी जिसने हमेशा कानून और कोर्ट का सम्मान किया उसे भी कटघरे के पीछे खड़ा कर दिया जाएगा। पर सेक्शन 176 के तहत आपकी पत्नी के सुसाइड को संदिग्ध मानकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, ये तो पता ही होगा आपको। माँ, आपको कुछ नहीं पता। आपको हमेशा पति और बेटा ही सही लगे। अगर आपने बेटियों की सुनी होती तो कम से कम मंजू का ये हशरत ना होता। बेटा मैं सुनती सबकी हूँ, लेकिन तू एक बात बता, क्या तुझे सच में लगता है कि सुहेल जी ने? जीवी कहना बंद करो उसे। वो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, और अगर मैं झूठी होती तो एसडीएम साहब मेरी अर्जी तुरंत खारिज कर देते। ये एयर टिकट आपने मंजू के संदिग्ध मौत के 3 दिन पहले बुक कराए थे, लेकिन हमने चेक करवाया था मंजू ने यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया। सर वो अप्लाई करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सोहेल ने उसे। तो आपका कहने का मतलब है कि सोहेल से वो तलाक चाहती थी, लेकिन उन्होंने तलाक फाइल नहीं किया था। सर क्योंकि सुहेल हमेशा उसे बहला फुसला करके रोक लेता था, लेकिन सच तो ये है कि ना वो सुहेल के साथ खुश थी और ना उसकी फैमिली के साथ। इनफैक्ट जब उसे सुहेल के अफेयर के बारे में पता चला तो वो सुहेल को छोड़ने का मन बना चुकी थी। मैंने जब अगस्त 99 में उसे ईद की विश देने के लिए फ़ोन किया था तो उसने फिर से मुझसे कहा था, ईद मुबारक मंजू। आपको भी दीदी। दीदी आपको पता है मुझे आज ईदी में क्या मिला? सोहेल को उस लड़की के साथ देखा मैंने दोबारा। सर सोहेल खुद बाहर अय्याशी कर रहा था और मंजू को अपने घर की चौखट के अंदर बंद करके रखना चाहता था। मैंने मंजू से कहा था कि वो मेरे पास यूएस आ जाए, डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज़ के लिए हम बाद में अप्लाई कर देंगे। और मैंने जब मंजू के लिए टिकट खरीदा तो मुझे लगा मंजू ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया होगा, लेकिन उसके बाद से मेरी मंजू से कोई बात नहीं हुई। और फिर अगले दिन मैंने माँ से बात की। माँ से कहा कि मंजू को बोले कि वो मुझसे बात करे। अगली रात जब 12 फरवरी को मंजू का फ़ोन आया तो मैंने मौसमी का मैसेज दे दिया था उसको। तो आपको पता था कि पिछले दिनों मंजू और मौसमी में क्या क्या बातचीत हो रही थी? नहीं सर, माँ को बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे और मंजू के बीच क्या बातें हो रही हैं। और सर 12 फरवरी को मुझे मंजू का नहीं सुहेल का कॉल आया था। मंजू यूएस नहीं आएगी दीदी, उसका दिमाग खराब हो गया है जो उसने आपसे टिकट बुक करवाई। माइंड योर लैंग्वेज सुहेल, मेरी बात करा मंजू से। और सर उसके बाद सर कई दिनों तक तो मैं सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई। और जब मुझे पता चला कि मंजू की मौत को सुसाइड मान लिया गया है तब मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं इंडिया सिर्फ मंजू को इंसाफ दिलवाने आई हूँ। सेक्शन 176 नहीं 302 के तहत मुझे उस सुहेल को फांसी चढ़वानी है। मंजू की मौत हत्या थी, आत्महत्या थी या फिर ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड था, इन तीनों संभावनाओं की जांच की जा रही थी। लेकिन पुलिस की पहली इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार मानते हुए इसे आत्महत्या ही माना था, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले 3 डॉक्टर्स में से 2 डॉक्टर्स का यह मानना था कि मंजू की इंजरीज सेल्फ सस्टेन्ड थी। मंजू की बॉडी को एग्जामिन करने वाले 3 डॉक्टर्स में से 2 का मानना है कि मंजू की इंजरी सेल्फ सस्टेन्ड थी। मतलब 3 डॉक्टरों में से 2 मानते हैं कि मंजू ने आत्महत्या की है। अब मंजू के शव का अंतिम संस्कार भी हो चुका था। पुलिस के लिए केस पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन मौसमी ने इस केस को रीओपन करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने परिवार का सपोर्ट ना मिलने के बावजूद मौसमी ने केस तो रीओपन करवा लिया था, पर उसके दावों में क्या कोई सच्चाई थी, यह भी एक सवाल बना हुआ था। सोहेल शम्सी अपने शो मोस्ट वांटेड की वजह से हीरो समझा जाता था। उसने लाइफ का वो फेस भी देखा था जब उसे अंडरवर्ल्ड से लगातार जान से मार देने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद अपने शो के माध्यम से वो अपराधियों को खुली चुनौती देकर उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दे रहा था। सोहेल के जज्बे से प्रभावित उसके फैंस और उसके चाहने वाले
सोहेल के खिलाफ मौसमी के एलिगेशन को मौसमी का पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे थे। लेकिन मौसमी की टेस्टिमोनी और उसके वकील द्वारा रखे गए एविडेंस के बेसिस पर कोर्ट ने सोहेल को दहेज उत्पीड़न के आईपीसी सेक्शन 304 बी, मेंटल हैरेसमेंट के सेक्शन 498 ए और सबूतों को मिटाने के लिए सेक्शन 201 के तहत केस की सुनवाई करने और सोहेल को तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। सोहेल की गिरफ्तारी को मौसमी अपनी पहली जीत समझ रही थी, पर मौसमी के पिता और भाई अब भी सोहेल के पक्ष में खड़े थे। सॉरी बेटा, मैं मौसमी को समझा नहीं पाया। पापा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मेरे लिए मेरे अब्बू से बढ़कर हैं। आप, मैं निर्दोष हूं और मेरी लाइफ का सिर्फ एक मकसद है, इस देश को क्राइम और क्रिमिनल से मुक्त करवाना। ही पूरा देश जानता है पापा, मैं जल्दी बाहर आऊंगा। सोहेल जी, मंजू के बहन के लॉयर का कहना है कि जल्दी यहाँ पे दफा 302 का केस लगाएंगी। आप क्या करना चाहते हैं? मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब गलत हैं, झूठ हैं वो। सर, अब मानते हैं कि वो आपको फांसी दिलाने के बाद आपकी बेटी की कस्टडी खुद रखना चाहती है? बिल्कुल। मौसमी अमेरिका में अकेली रहती है, उन्हें वहां देखने पूछने वाला कोई भी नहीं। अनन्या को अपनी कस्टडी में लेने के बाद वो अपनी बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहती है उसे। मैंने ना मंजू का मर्डर किया है, ना उससे कभी दहेज मांगा है। मेरी कंपनी जो मेरी बेटी के नाम पे है, उसमें 25% शेयर मंजू के थे। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसा गलत काम कर सकता हूँ? जनता बताएगी आप। मौसमी, तू ये ठीक नहीं कर रही है। सुहेल सही कह रहा है, तू ये सब अनन्या की कस्टडी पाने के लिए कर रही है ना? मैं ये सब मंजू को इंसाफ दिलवाने के लिए कर रही हूँ पापा, और अम्मा भी मेरे साथ है। और पापा, अनन्या अब अपने माँ के हत्यारे के साथ कैसे रह सकती है? इसको पालने की जिम्मेदारी भी अब मैं ही उठाऊंगी। सोहेल के जेल जाने के बाद उसके माता पिता ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसमें यह शक जताया कि मंजू की बहन मौसमी अनन्या को यूएस से लेकर जा सकती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौसमी ने अनन्या को अपने साथ रखने की इजाजत मांगी, लेकिन कोर्ट ने इस केस की सुनवाई तक मौसमी को अनन्या से मिलने की इजाजत तो दे दी, लेकिन उसे दिल्ली से बाहर ना ले जाने का आदेश भी सुनाया। सोहेल के वकील की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार जून 2001 में सोहेल को जमानत मिल गई, लेकिन सोहेल का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे बिना कोर्ट को बताए दिल्ली से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। कोर्ट ने उसे गवाहों और सबूतों को नुकसान ना पहुंचाने का भी आदेश दिया। अनन्या, चलो बेटा घर चलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं बच्ची को आप? मैं बाप हूं अनन्या का, और इसे अपने साथ रखने का हक मुझे है। मौसमी को नहीं, बता देना उसको। अरे ठीक है, जब मौसमी आएगी तब बात कर लेना, अभी आप बच्ची को नहीं ले सकते। हटिए आप यहाँ से। जी, ये अनन्या के पिता हैं, इनको पूरा हक है बच्ची को अपने साथ रखने का। ले चलो बेटे। अनन्या कहाँ है? जहां उसे होना चाहिए, अपने घर में। वो एक कातिल के साथ नहीं रह सकती है। एक मिनट, जबरदस्ती मेरे घर में घुसने की कोशिश नहीं करना। और हाँ, तुम्हारे कह देने से मैं मंजू का कातिल मान नहीं लिया जाऊंगा। कातिल तो तुम हो ही, और ये मैं बहुत जल्दी साबित भी कर दूंगी, और अनन्या की कस्टडी वो भी मुझे ही मिलेगी। अच्छा, ये मत समझो कि कोर्ट सिर्फ तुम्हारी सुनेगा। अनन्या मेरी बेटी है, और तुम चाहकर भी उसे मुझसे अलग नहीं कर पाओगी, समझी? गेट आउट, गेट आउट। सोहेल अनन्या का पिता था और उसकी शिकायत पर कोर्ट में इस इशू पर फिर से सुनवाई की गई। मौसमी जी ने मेरे घर में आकर मुझे धमकी दी थी कि अनन्या की कस्टडी किसी भी हाल में हासिल करके ही रहेंगी। पर अनन्या तो मेरी बेटी है सर, उस पर यह कैसे हक जता सकती है? मंजू की बहन और उसकी मदर अनन्या को यूं जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। अगर उन्हें बच्ची की कस्टडी चाहिए तो उन्हें लीगल तरीके से लेनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने बच्ची को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुलाई 2001 में अदालत ने सोहेल को दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन यह आदेश भी दिया कि वो कहां जा रहा है इसकी सूचना उसे यात्रा के 2 दिन पहले पुलिस को देनी होगी। पिछले 2 जजमेंट सोहेल का हौसला बढ़ा रहे थे और मौसमी की अपील को कोर्ट लगातार खारिज कर रहा था। जमानत मिलने के बाद से सोहेल ने अपने मीडिया करियर को
फिर से नई ऊंचाइयों पर ले जाने की भागदौड़ शुरू कर दी। कई मुसीबतों के बाद उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी और उसकी बेटी अनन्या अब 8 साल की हो चुकी थी। अम्मी, बेटा आपकी अम्मी की जो बहन है मौसमी मासी और आपकी नानी, बेटा वो सोचते हैं कि मैंने आपकी अम्मी को मारा। बेटा वो लोग झूठ बोलते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी अम्मी को मारूंगा? मैं नहीं ना बेटा, आपकी मौसी और नानी हमसे नफरत करते हैं और वो आपको मुझसे अलग करना चाहते हैं। लेकिन बेटा आई प्रॉमिस यू, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। हमेशा आपके साथ रहूंगा, हमेशा। आई लव यू अब्बू। लव यू टू बेटा, लव यू टू। हाँ सुकांत। हाँ सुकांत। सर, एवरीथिंग इज रेडी। डर तो नहीं लग रहा है? आपका जज्बा देख के डरना छोड़ दिया हमने। आपने भी? Come on, let's do it. यस। ये फिल्म इंडस्ट्री के वो मशहूर चेहरे हैं जिन्हें आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन इनका असली चेहरा अब आप देख ही रहे हैं कि ये कैसे भोली भाली मासूम लड़कियों को हीरोइन बनाने का झांसा देकर इनके शोषण की शर्तें रख रहे हैं। आपने जिन एक्टर्स का स्टिंग किया है उनका कहना है कि वो सब आपके साजिश के शिकार हुए हैं और उनका यह भी कहना है कि आप भी दूध के धुले नहीं है क्योंकि आप पर खुद अपनी ही पत्नी के मर्डर का आरोप लगाया है। लेकिन मुझ पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, पर उन एक्टर्स की असलियत सभी लोग उन वीडियो क्लिप्स में देख चुके हैं। देखिए, मैंने हमेशा क्राइम के खिलाफ आवाज उठाई है, तो ऐसे झूठे और बेबुनियाद आरोप मेरी इमेज को कभी दागदार नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। सर लेकिन कोई बेबुनियाद आरोप कैसे लगाएगा सर? 2005 में फिल्म्स और टीवी के कुछ नामी चेहरों को एक्सपोज करके सोहेल शम्सी एक बार फिर से सुर्खियों में छा रहा था। अपनी खोई हुई पहचान को वापस हासिल करने के लिए वो ऑन कैमरा कई ऐसे काम कर रहा था जो उसे लगातार सुर्खियां दे रहे थे। इसी दौरान सोहेल ने एक ऐसी फिल्म स्क्रिप्ट लिखी जिसमें उसने दहेज कानून का गलत फायदा उठाने वालों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। वहीं मंजू की बहन मौसमी ने भी हार नहीं मानी और उसने 2005 में फिर से सोहेल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत सुनवाई करने की अपील कोर्ट में की, लेकिन मौसमी को सफलता नहीं मिली और 2010 में भी ऐसा हुआ। थैंक यू फॉर कमिंग। सर लेकिन कोई बेबुनियाद आरोप कैसे लगाएगा सर? मौसमी ने इस केस में कोर्ट से दोबारा अपील की। 2005, 2010 और 2014 में लगातार मौसमी के प्रयास को देखते हुए कोर्ट ने एक बार फिर से मंजू की मौत को संदिग्ध मानकर एक नए सिरे से उसकी जांच करने के आदेश दे दिए और इस बार यह केस दिल्ली के डीसीपी श्रीनिवास शुक्ला को सौंपा गया। सर, मंजू की पोस्टमार्टम एग्जामिन करने वाले 3 डॉक्टर्स में से 2 का यह मानना था कि उसकी इंजरी सेल्फ सस्टेन्ड थी, लेकिन एक डॉक्टर का यह कहना भी था कि उसके ऊपर किसी ने वार किया था। शर्मा, केस रीओपन हुआ है, इसलिए दूसरे डॉक्टर्स का भी ओपिनियन लेना होगा। मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने के लिए नए डॉक्टर्स की टीम बनाओ। हो सकता है पुरानी टीम से कुछ मिस हो गया। ओके सर। सोलंकी। यस सर। मंजू की बड़ी बहन, नाम क्या उसका? सर मौसमी। नहीं, मौसमी की बात नहीं कर रहा हूं, उससे बड़ी भी एक बहन है। सर स्नेहा, लेकिन हादसे के वक्त वो दुबई में थी। सोलंकी, मंजू केस में हर इंसान का स्टेटमेंट लिया गया है, लेकिन इसकी बहन स्नेहा, उसने अपना स्टेटमेंट फैक्स किया था। कभी भी फिजिकली वो सामने नहीं आई ये बयान देने के लिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू हर पर्सनली। बुलाओ उसे। ओके सर। इस केस के बारे में मुझे वही सब मालूम है जो मौसमी ने मुझे बताया। मौसमी जो बता चुकी है मुझे वो नहीं जानना है। आई वॉन्ट टू नो कि आप क्या सोचती हैं। सो मौसमी फील्स की। बट व्हाट डू यू फील? फेब 2000 में आपने एक स्टेटमेंट फैक्स की थी जिसमें आपने माना कि आपको नहीं लगता कि मंजू की संदिग्ध मौत में सोहेल का हाथ है। जी सर। क्या आप अब भी अपने बयान पे कायम हैं? नो सर। तो क्या आपको यह लगता है कि मंजू के मर्डर में सोहेल का हाथ है? आई डोंट नो सर।
डीसीपी श्रीनिवास शुक्ला ने केस के हर एंगल को एक नए दृष्टिकोण से इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन सुहेल पर लगे दहेज उत्पीड़न के आरोपों के साथ साथ ये पॉइंट भी अब तक संदेशपद था कि क्या मंजू सुहेल से वाकई डिवोर्स चाहती थी। और इसकी पुष्टि इस बार मंजू के भाई प्रवीण ने डीसीपी को दिए अपने बयान में की। सर, मंजू ने 1995 या फिर 1996 में सोहेल को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था। इनफैक्ट वो तो यूके मेरे पास आ गई थी, लेकिन तब सोहेल ने उसको कन्विंस किया और उसको वापस इंडिया में ले आया था। मतलब दोनों का रिलेशन काफी टाइम से खराब चल रहा था। लेकिन सर, एक दूसरे से शादी करने का फैसला इनका खुद का था, और हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबनी तो होती ही रहती है। सोहेल की नीयत को लेकर हमें कभी कोई शक नहीं था। मंजू की संदिग्ध मौत होने के बाद भी? हाँ सर, पापा को भी यही लगता था। सोहेल का ब्रेकडाउन देखने के बाद हमने उस पर कभी कोई शक नहीं किया। हाँ, मौसमी को इतने साल यही लगता रहा कि सोहेल ने मंजू का मर्डर किया है। तो क्या मतलब अब तुम्हें भी ये लगता है कि सोहेल ने ही मंजू का मर्डर किया है? आई डोंट नो सर, आई हैव नो क्लू। माना कि इस नाइफ पर सोहेल के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, इस नाइफ से मंजू ने खुद पे वार किया था, तो इस पर मंजू के फिंगरप्रिंट्स तो होने चाहिए थे। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस नाइफ पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। सर, सोहेल ने बयान दिया था कि मंजू ने पिस्टल से अपने आप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस पिस्टल के ऊपर भी मंजू के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे। बट इन अ स्टेटमेंट सोहेल के लॉयर ने मीडिया के सामने बड़ी ही इलॉजिकल सफाई दी थी। देखिए, हमें लगता है कि मर्डर वेपन के साथ इन्वेस्टिगेटिव टीम ने मिसहैंडल किया होगा, और ऐसे भी मंजू ने सुसाइड किया, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया। लेकिन सर, मंजू के पेट पर 2 बार चाकू से वार किए गए थे, और जो टी शर्ट उसने उस वक्त पहनी हुई थी, उस टी शर्ट पर कोई भी कट का निशान नहीं था। सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना टी शर्ट फटे चाकू पेट में घुसा? सर, उसके बाद उसे जिस नर्सिंग होम में सबसे पहले ले जाया गया था, वहाँ के डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट में कहा था, डॉक्टर साहब मेरी बीवी को बचा लीजिए। क्या हुआ इन्हें? कुछ खा लिया उसने। और ये खून कैसा? कुछ नुकीली चीज लग गई होगी, आप देखिए ना प्लीज। विल चेक, डोंट वरी। लेकिन सर, सोहेल ने सफाई दी थी कि डॉक्टर ने मौसमी के लॉयर के शय पर झूठा बयान दिया था। सोहेल ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि मंजू ने खुद पर हमला उनके घर के अंदर ही हॉल में किया था, और वो वहीं गिर गई थी। फिर वहीं से 2 कांस्टेबल्स की मदद से वो उसे हॉस्पिटल ले गया था। अनन्या को संभालिए आप। चल लेकिन पुलिस को उनके घर के अंदर, उनके बेडरूम में चद्दर पर ये ब्लड के स्पॉट्स मिले। लेकिन इसके काउंटर में भी सोहेल ने एक और बयान दिया था। सर, मंजू हैज मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मुझे लगता है कि बेड पे वो धब्बे उसी के होंगे। वॉश बेसिन के सिंक पाइप में ब्लड ट्रेसेस थे, मतलब हाथ धोते हुए ब्लड सिंक पाइप में गया होगा। सर, पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पे तैयार की, इसलिए ये माना गया कि मंजू ने सुसाइड किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि मंजू के हाथ पे खरोच के निशान भी थे, और इसे भी बड़ी स्मार्टली काउंटर किया गया था। हाँ सर, जब मैं मंजू से पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त उसके हाथ पे खरोंच आई थी। अगर पिस्टल को लेकर छीना झपटी हुई थी तो पिस्टल पर किसी के उंगलियों के निशान तो होने चाहिए थे, लेकिन पिस्टल पर दोनों में से किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं थे। नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, उसी से सब क्लियर होगा। आपकी वाइफ की मौत के 14 साल बाद आप पे उनके मर्डर दफा 302 के तहत केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, आपका क्या कहना है? वही जो मैं इतने साल से कह रहा हूं कि मैं बेगुनाह हूं। देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ सही को गलत साबित करने की साजिश है मेरे खिलाफ। जी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, और मेरी बेटी से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। जैसा कि अभी आपने देखा, सोहेल शमसी ने मंजू मर्डर केस में अपना पूरा व्यू रखा। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन विवेक के साथ आनंद सिंह। बहुत अच्छा था पापा, बट पापा व्हाई डोंट दे अंडरस्टैंड आप मम्मा से कितना प्यार करते थे? वो लोग बार बार एक ही बात क्यों पूछते हैं? बात क्या है ना बेटा, हमारा इंडियन लॉ सिस्टम, हमारा संविधान इतना महान है कि वो सबको अपनी बात कहने की, हर किसी को अपना मत रखने की आज़ादी देता है, लेकिन झूठ चाहे जितने भी डंके बजा ले, सच की आवाज़ नहीं दबा सकता। आई नो दिस पापा एंड आई बिलीव आप सिर्फ सच के लिए लड़ते हैं, झूठ आपको नहीं हरा सकता। हाँ बेटा, यही तो मेरी ताकत है। तुम
और मेरे चाहने वाले मेरे ना चाहने वालों से ज्यादा हैं। सर मैंने बार बार कहा है कि सोहेल ने ही मंजू का मर्डर किया है एंड दिस इज ट्रू। चलिए मान लेते हैं कि सोहेल ने ही मर्डर किया है, लेकिन इतने सालों में भी ये प्रूव क्यों नहीं हुआ? और आपको क्या लगता है मंजू के मर्डर की वजह क्या है? कि सोहेल ने उससे दहेज मांगा था? सर इसके अलावा भी एक और मोटिव था सोहेल के पास और उसी को लेकर मैं आपसे मिलने आई हूँ। सर सोहेल की पूरी ज़िंदगी झूठ पर टिकी है। उसने यूके में फॉर्ज डिग्री के बेसिस पर जॉब की थी। सर ये उसका नकली पासपोर्ट, उसने वहाँ लोन लिया था और उसका क्रेडिट कार्ड भी था। ही वॉज डिफॉल्टर देयर और वो वहाँ गबन करके इंडिया वापस चला आया था। ये एविडेंस हम नेक्स्ट हियरिंग में कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। सर मुझे पूरा यकीन है मंजू उसकी ये फ्रॉड इमेज दुनिया के सामने लाना चाहती थी, इसीलिए उसने मंजू का मर्डर किया। सर मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जिन 5 डॉक्टरों की टीम एग्जामिन कर रही थी उनमें से 3 का ये मानना है कि उसकी इंजरी सेल्फ सस्टेन्ड नहीं है बल्कि उसका मर्डर हुआ था। मंजू की मौत के बाद 17 साल की लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने सोहेल के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। सुहेल शमशी इज नॉट ओनली अ फ्रॉड, बल्कि उसने अपनी वाइफ मंजू शमशी को हमेशा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया। पब्लिक की नज़र में सुहेल शमशी ने हमेशा अपनी इमेज कानून की रक्षा करने वालों की बनानी चाहिए, लेकिन खुद अपनी पत्नी की हत्या कर उसे सुसाइड साबित करने के लिए कोर्ट को गुमराह किया। दिस कोर्ट फाइंड्स हिम गिल्टी अंडर आईपीसी सेक्शन 302। सर कोर्ट में क्या मैं बेगुनाह हूं, मैंने मंजू को नहीं मारा। आई चैलेंज द वर्डिक्ट इन हाई कोर्ट। आई चैलेंज द वर्डिक्ट। आई एम इनोसेंट। सर कोर्ट ने क्या फैसला सुना आपके? मैंने कुछ गुनाह नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। सर सुनिए तो। आई चैलेंज द वर्डिक्ट इन हाई कोर्ट्स। आई चैलेंज द वर्डिक्ट। आई एम इनोसेंट। अदालत अपना फैसला सबूतों और गवाहों के आधार पर करती है, लेकिन 12 फरवरी 2000 की रात को सोहेल के घर के बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ था, इसका सच सिर्फ सोहेल जानता है। सोहेल ने इस वर्डिक्ट के खिलाफ दोबारा अपील करने की बात कही है, जिसमें यह माना गया है कि सोहेल ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी। और अगर सोहेल ने हत्या की थी तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने अपराध के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक शख्स को अपनी ही पत्नी का हत्यारा बना दिया था। कहते हैं कि बुरे से बुरे इंसान में भी कोई ना कोई अच्छाई और अच्छे से अच्छे इंसान में भी कोई ना कोई बुराई जरूर होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अच्छाइयों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर बुराइयों की गर्त में गिर रहे हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। आज के बाद मारे को धमकी दी ना, फोड़ दूंगी उसने। हिम्मत कैसे हुई तारी? क्या बोला? अनाथ कोनी सू मैं? अरे अकेले ही काफी हूँ तुम सबके लिए। और जब अपनी माँ का दूध पिया है ना तो उसके गोद में बैठा रहे। अरे जाटनी हूँ, जान देने से ना डरो। ये वीडियो देखने पर पहली बार ऐसा ही लगता है कि शायद ये लड़की बचकानी और बहुत बदतमीज होगी, लेकिन जिसके बारे में हम कुछ जानते तक नहीं हैं, हमें उसके चरित्र पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। और आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो इस लड़की को ऐसा वीडियो बनाने की नौबत आई। बेटा तेरी रीना दीदी को फोन लगा, अब तक नहीं आई। रहने दिया उसने, कहीं बिजी होगी। तो फोन लगाना। हेलो दीदी, तू
तू आ रही है ना? के करने तने पता है ना कि मारे घर में मुसीबत कम ना है, और वैसे भी आज इनकी मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। पर दीदी थारे को पता था ना आज पापा का चौथा है। तो क्या करूं मैं? घर छोड़ के आ जाओ के? देख रागिनी, तू भी समझ ले, अब माँ ने भी समझा दे कि तारे घर के प्रॉब्लम अब तने ही संभालने होंगे। ठीक से। अरे दे दूंगी ना थारे पैसे, भाग थोड़े ही जाऊंगी। चल अब सामान दे दे। बहन पिछली बार बोला था पैसे दूंगा, नहीं दिए। अरे तीसरा महीना चढ़ गया है, कब पैसे आएंगे, कब देगी? अरे कुछ भी करके दे दूंगी, अभी तो सामान दे दे। कुछ भी करेगी? अपनी बेटी ने बेचेगी क्या? तेरी तो कोई कीमत देने वाली है। बात कर, हाथ तो लगा के देख मेरी बेटी को। अरे इज्जतदार लोग हैं हम। क्या कर रहा था? ऐसे बात कर, पैसा नहीं लेगा क्या करेंगे? मार रहा सा, अरे गुंडा कर दी सा, ऐसे क्या ठोकर में मार दे तू? ए बुलाओ बुलाओ, क्या कर रहा सा? बिना पीछे मार देंगे हैं? चलो अरे कलयुग का जमाना आ गया, भलाई का जमाना नहीं। रागिनी, रागिनी बेटा कहाँ रह गई थी तू? ये क्या हो रहा है माँ? तेरी शीना दीदी की शादी तय हो गई है। ये पंकज है, थारा जीजा जी। याद है ना उस दिन दुकान में कहा हुआ था? क्या बात है? करे आंखों में पानी। रागिनी क्या हुआ बेटा, क्या बात है? बता दे, घर की ही बात है। माँ वो कॉलेज में फीस देनी से वो बोले कि अगर 10 दिन में फीस ना दी तो हमारे को कॉलेज से निकाल देंगे। अब आप चिंता ना करो, अब सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। बात बता, पंकज कैसा आदमी है? माँ। हाँ बेटा। ये पंकज का नाम कुछ ठीक ना से पूरे शहर में। क्या मतलब? मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा था। अच्छा, तो तूने अपने जिज्जा जी पे भी जासूसी की? माँ, उसके ऊपर FIR दर्ज है। थोड़ा गर्म बुद्धि का जज से वो, पर वो हमारा ख्याल रखेगा। तू कितना जानती है पंकज ने? सच में खुश है ना? हाँ, मैं तो खुश हूँ, लेकिन अगर मेरी छोटी रागिनी खुश नहीं होवेगी तो शादी में मजा नहीं आवेगा। ले, जब तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। हाँ, चल आजा। बेटी की और विदाई कर दी आपने। इस बार बेटी की विदाई नहीं की, बल्कि बेटा पाया है जो हमारी बेटी और हमारे परिवार को संभालेगा। मैंने तो पहले ही कहा था, हम जानते भी ना थे इस पंकज ने। इसने तुम्हें अकेले सबक सिखा सकूं। तू कुछ ना करेगी। क्या किया था तूने? मैंने कुछ नहीं किया था मम्मा। अरे हालत देख इसकी। देख बेटा, पति है वो थारा, और हम सबका ख्याल रखे से वो। अरे हर पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, ऐसे घर छोड़ के आने का क्या मतलब? शीना, शीना दरवाजा खोल। दरवाजा खोलेगा तोड़ो।
मत कैसे हुए घर से बाहर निकलने की, कहाँ पैर चालन लागे थारा। दीदी हट परे। दीदी ना कर इसके साथ। हट। दीदी चला गाड़ी चला। दीदी रोक ना दीदी ने, वो आदमी ठीक ना से। अरे यही सही से हम तीनों औरतें मिलकर अपना पेट नहीं पाल सकते, जो अकेले थारे पंकज जीजा करे से। और अगर तारे को लागे कि ये रास्ता सही नहीं है तो जा ढूंढ कोई और रास्ता कमाने का, फिर जो जी में आए कर। दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, अपने कलेजे को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि हम आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक नया मनोरंजन, एक नया रोमांस, देसी रागनी। अरे क्या हो रहा है यो? अरे भैया मैडम डांस कर दिखावेगी। ओ मैडम मैं आऊं के ऊपर है। ओए ठंडी हो गई क्या? छोड़िए जल्दी कर रहा। रागनी तो क्या हो गया? पब्लिक पागल हो रही है। हटाओ इसने, हटाओ। अरे किसने उठा लाया? हमारा इसका। अरे क्या ने उठा लाया तू? अरे दीपा ने बुलाना, दीपा ने। क्या बात है रागिनी? क्या हुआ? डर गई? बैठ बैठ। क्या हुआ? देख रागिनी, पहली बार है, थोड़ी मुश्किल होती है। देख मैं तेरे से जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन यही सही मौका है अपने आप को साबित करने का और पैसे कमाने का। समझ गई? ये भीड़ है रागनी, कुछ ना इनमें, इतना सा भी दमना इनमें कितने छू सके। बस तन्ने अपने अंदर के डर को खाना पड़ेगा, वरना ये सारे ना तन्ने खा जाएंगे। किसी काम की है तो चोरी लाके बिल्कुल नवी न कोरी, तन्ने देख के मध्यम होगी दिल की धड़कन सावरी। के हरियाणे ने बंद करा माने की बावरी, आगे हरियाणे ने बंद करा माने की बावरी। नखरा चोखा है तेरा रानी, अब खावे है फुल सैतानी। नखरा चोखा है तेरा रागनी, ये ले तेरी कमाई। एक बात बोलूं रागिनी, कुछ ही महीनों में तैने पूरे हरियाणा में धमाका कर दिया है। क्या करेगी इतने पैसे का? है ये तो तेरी जरूरत से भी ज्यादा है। इतनी बार ना माँ के लिए स्कूटी खरीदेंगे। समाज में अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए शायद रागिनी को कठोर बनना ही पड़ा, पर चूंकि उसकी मंजिल साफ थी इसलिए शायद उसने रास्ते की परवाह नहीं की। कुछ लोग कहेंगे कि उसने जल्दबाजी में गलत रास्ता चुना, पर शायद ये रास्ता उसे मजबूत बना रहा था। धीरे धीरे रागिनी की पहचान और कमाई तो बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही बढ़ रहा था उसके आसपास मंडरा रहा खतरा। अंदर कैसे आ गया रे? मैं खोल लूंगा कुर्ता तेरा। देख गुस्सा नहीं करा करते मानस। अरे मैं तो तेरी मदद करूँ सू। मदद करेगा रे? अरे ए सॉरी, चढ़ जा। मैं सिर्फ देखने की मौजू, हाथ लगाने की नहीं। बावली हो रही है तो हटा इसने। अरे बात होगी हैं? अरे चल निकल बैठ के भाई। इसे दे दे। कहाँ से घुस गया यूं शराब भी हैं? लेकिन एक बात है, अपनी रक्षा करनी सीख ली तैने हैं? अब तने किसी की जरूरत रहा, बहुत आगे जाएगी तू।
तू ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। ये क्या है? सामान है तेरे लिए। चल अब एक काम करते हैं, एक फोटो लेते हैं बढ़िया सी सामान के साथ। हाँ चल आ जा, उठा उठा सामान उठा। हाँ चल अब मैं आती हूँ, ठीक है? कुछ चाय पानी पीगी तू? रागिनी के रागिनी, देख तन्ने जिस दिन अपने लिए कुछ करने की इच्छा जागे है ना, तब आना हमारे पास। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरा प्रोग्राम से है। अरे ओ, मैं यहाँ हवा खान नहीं आई हूँ, बुलाया गया मैंने गाड़ी भिजवा के। और तू कौन सी सेठानी लागे जो मारे सवाल जवाब करे? क्या लड़ रही है तू इन सब पे? क्या मिलेगा इससे? अरे वहाँ जनता तेरा इंतजार करी, तैयार हो जा। चल चल छोड़ इन सब ने। तन्ने तो मैं देख लूंगा रागिनी, याद रखेगी तू। अरे तू याद रख ले कि कौन ज्यादा फेमस है। और हाँ, धमकी देने के बारे में सोचना भी मत। किसी काम की है तो चोरी लाके बिल्कुल नवीन कोरी, तन्ने देख के मध्यम होगी दिल की धड़कन सावरी। के हरियाणे ने बंद करा माने की पावरी, लागे हरियाणे ने बंद। वाह, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, शानदार। अब तो आपको हमारी रैली की शान बढ़ानी ही होगी। अपनी रेशमी लचक थोड़ी हम पर भी तो बरसाओ ना। हाँ साहब बिल्कुल, आपकी रैली में तो शामिल होना हमारा सौभाग्य होगा। बाकी पैसे वैसे की बात बाद में कर लेंगे, जैसे आप कहें। हाँ? नमस्कार। क्या रागिनी, नेताजी से? मैं इसकी रैली में नहीं नाचूंगी, मुन्नी आदमी बिल्कुल पसंद ना से। बड़ा ऑर्डर है। दीदी हेलो, बचाने क्यों हो गया? हेलो संभल के बेटा, संभल के। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? हमारे को कंप्लेन लिखवानी से। ठीक है, लेकिन हुआ क्या इसे? रेप। क्या हो गया? चमक चल लो। हिम्मत कैसे भी थारी हमारी बहन को हाथ लगाने की? ए छोरे, हिम्मत कैसे हो गई? अरे हट पकड़ छोड़। हमारी सीना दीदी का जीना मुश्किल कर दिया से उसने। अरे मैं तो उससे अपना हिसाब बराबर करने गई थी, लेकिन वो वीडियो तो मेरे पर ही कूद गया। तो क्या जरूरत थी, सीधे थाने आ जाती। अरे मैंने सपना आ रहा था क्या? क्यों मेरे साथ ये सब करेगा? सीना दीदी ने तो मार मार के अधमरा कर दिया से। न जीने देता है न जाने देता है उसने। बस अपना आपा खो बैठी थी मैं, बस इसीलिए जो हाथ आया लिया और चल दी उससे मारने। छोड़ो, छोड़ो उसके। पक्का छोड़ मेरी बेटी को। छोड़ो ना। नहीं जाना। चल चल। क्या हो गया? गाड़ी में बिठा इसको। अरे के चाल रहे सब? तू बताएगा के चाल रहे? अरे थारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे लाने की? ज्यादा हीरो मत बन इंस्पेक्टर। भाई नितेश। जी सर। बलात्कार में कौन सी धारा लगे? बलात्कार में 376 और
7 साल की कैद होगा उसमें ना? जी सर। और घरेलू इंसान है? घरेलू इंसान चल तू रहने दे, इसने मालूम होगा। क्यों भाई? ओह, तो महारानी पहुंच गई आप तक अपने लटके झटके लेके। लगता है तूने उसके लटके झटके का स्वाद खूब चाख रखा है। अब हमारे भी झटके और फटके का स्वाद चख ले। साहब, घटिया औरत से वो, तुम उसकी बातें सुनने लग रहे हो। अरे पूरे हरियाणा और दिल्ली ने नचा चुकी है। पुराना पेशा है ये उसका। मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया। वो ही जबरदस्ती मेरी बीवी के दिमाग में जहर भरे से, वो चाहती नहीं हम दोनों साथ रहे। पूरे मोहल्ले में डॉन बने फिरे से कर दिया होगा कांड किसी ने, और मेरे मत्थे मर रही है। ऐसी लड़कियों को मैं मुंह भी नहीं लगाता। क्यों? तेरे मुंह में कीड़े लड़ रहे हैं? सच क्या है खुद ब खुद सामने आ लेगा, और तब तक तू हमारी कस्टडी में और खातिरदारी में है। तेरा रानी अखा में है बुल सैतानी, जब तू चाले छलका जाए जवानी वाला जामरी। के हरियाणे ने बंद करा माने की बाबरी, आगे हरियाणे ने बंद करा माने की बाबरी। अन्ने खबर न के तू करती पैरा नीचे। शशांक जी, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ आपका, बड़ी खुशी हुई मन ने। पर क्या है ना, अगर आप थोड़ा काम किसानों के लिए भी करोगे ना तो और खुशी होगी हमने। अब भी हर महीने कितने किसान आत्महत्या करें, और आप यहाँ बैठ के डांस प्रोग्राम देखे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। अगर किसान मरने लग गए तो सब खाएंगे क्या? मरने तो लागे है। सारे किसानों ने मिलके ना एक मुहिम छेड़नी चाहिए, तभी इन नेताओं की आंखें खुलेंगी। अरे बहुत समय हो गया सोते सोते, कब तक सोएंगे? धन्यवाद। अरे कुर्ता फाड़ दिया कॉर्पोरेटर साहब का, शक्ल देखी थी उसकी तन्ने। और छोटू कैसा है? ठीक से? अच्छी बात। हाँ, छोड़ दे, हम डाल लेंगे। तन्ने के हुआ? देख, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है तू। पता है मन्ने, पर लगता है तन्ने मारी वो वीडियो ना देखी। अरे किसी के ताव से न डरूं। किसी गांव की है तू चोरी, लागे बिल्कुल नवी न कोरी। तन्ने देख के मध्यम होगी दिल की धड़कन सावरी। के हरियाणे ने बंद करा माने की बाबरी, आगे हरियाणा। क्या हो गया? तेरे जीजा को देर मिल गई। सब मेरी गलती से है। रागनी सही कह रही थी, वो लड़का सही लड़का ना से है। मन्ने माफ कर दो माँ, मन्ने गलती हो गई। ये बांसु बाणे से कोई फायदा ना से दीदी, बस तुझे सतर्क रहना होगा। मन्ने पूरा भरोसा है कि वो चुप तो ना बैठेगा, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं उसने देख लूंगी। देसी कट्टा ये आसानी से नहीं मिलता, 25 से 30 मीटर तक मारता है, और आदमी एक बार में सीधा ऊपर। इसको ऐसे पकड़ते हैं, बट से ऐसे दोनों हाथों से। हाँ, पकड़ तो घनी मजबूत है थारी। ज्यादा पकड़ ना आजमा मेरी। जमीन पे कब्जा हुआ कि नहीं? इसके मालिक को उठा के ला। उसका बाप नहीं मान रहा है। तो लेके आओ उसके बाप को मेरे पास शाम को।
कहाँ गया साला? क्या बात हो गई हीरोइन? अब भी याद आवे हमारी? अरे मुंह ना लग। इतना भी बुरा नहीं हूं मैं, कीमत दूंगा। अगड़ी चल चल यहाँ से बोलना क्या क्या है? छोड़ मन्ने। मन्ने कीमत देगा तू? औकात क्या है तेरी? चोरी बावड़ी होगी क्या तुम? छोड़। हमारे पास और कोई रास्ता न था, और वैसे भी दोबारा कंप्लेन करती तो आप लोग उसे बेल पर छोड़ देते। तो क्या कट्टा चढ़ा के इंसाफ लेगी? अगर पंकज ने कुछ भी किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। और अगर वो साला फिर छूट गया तो भी तू कानून हाथ में नहीं ले सकती। शांति रख और हमें हमारा काम करने दे। अरे साहब, मारा विश्वास करो, उसी ने मारा बलात्कार किया से, वो भी मेरी माँ की अक्खा के सामने। फिर भी साला थॉट से बाहर घूम रहा से। तो भी तू कानून पे विश्वास रख। जिस दिन तेरी माँ कोर्ट में गवाही देगी ना, उस दिन पंकज को सजा जरूर होगी। लेकिन अब तने कुछ करने की जरूरत ना है। पुरुष प्रधान दुनिया में अपने पैर जमाते जमाते रागिनी धीरे धीरे जुर्म की दुनिया की तरफ भी बढ़ रही थी। खतरनाक लोगों से लड़ते लड़ते उसने कानून को भी अपने हाथों में ले लिया था। शायद वो ये सब कुछ अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए कर रही थी, लेकिन गलत रास्ता तो हमेशा गलत ही होता है। और जब एक बार आप जुर्म के साए में आ जाते हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। उसे उम्मीद थी कि उसकी मां की गवाही के बाद पंकज को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन रागिनी हार मानने को तैयार नहीं थी। मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। किसे मार दिया? हमारी माँ को हमारी अक्का के सामने मार दिया। लेकिन किसने मारा? पंकज ने मार दिया। वीडियो हटा ले। चल, नहीं हटानी है वीडियो, क्या कर लेगा? अब तो मैं और वीडियो डालूंगी इंटरनेट पर। रागिनी हो क्या समझ रखा है मन्ने? और जब अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो उसके गोद में बैठा रहे। मन ने तो पहले ही कहा था, जटनी से टकराए हो ना, आ जाओ सामने और एक एक का नाम ना ऑनलाइन डालूंगी सबका। और जब पंकज जैसे लोगों को ना कमर पे बांध के नचाऊं, उसको सरेआम नंगा करके नचाऊंगी पूरे दिल्ली और हरियाणा में। कुछ नहीं उखाड़ पाएगा वो। किस गांव की है तू चोरी, लागे बिल्कुल नवी न कोरी, तन्ने देख के मध्यम होगी दिल की धड़कन सावरी। शशांक जी से जाके बोल दो, अरे बहुत नचा लिया रागिनी ने, अब आपकी भागने की बारी आ गई से। और जे कोई सोचे है ना स्टेज से भगा देवेंगे, जाके बोल दो, एक एक की लंगोट खोल के जाऊंगी। एक्सक्यूज मी मैम, ये लीजिए एक सेल्फी। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो मैम। मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। वन सेल्फी प्लीज मैम। हाँ हाँ।
दिन दहाड़े उस पर गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन सबूत और गवाह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे और पुलिस के लिए ये केस दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। सर 5 दिन पहले मैं दीदी से सोशल मीडिया में मिली सर। मैं उसका काम संभालता था सर। मैं साल भर पहले से उसकी गाड़ी चला रहा हूँ। दीदी मुझे अपने बारे में सब बता रही थी। जबकि रैली वगैरह में तो सब कुछ ठीक था। उन लोगों ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, इसलिए हमें चेहरा दिखाई नहीं दिया। आप लोगों को किसी पे कोई शक है? सर उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस से सबको हैरान कर रखा था। जी सर, सड़क पे चलते गुंडों से लेकर कॉर्पोरेट तक सारों से पंगे ले चुकी थी वो। यहाँ तक कि उसका जीजा भी जेल में बैठा उससे खुंदक खा रहा था। सर उसी के पेशे की दूसरी सिंगर दीपा सिंह का प्रोग्राम भी रागिनी की वजह से बंद हुआ था। दीपा सिंह, यानी कि रागिनी के आने के बाद दीपा सिंह को नुकसान पहुंचा होगा। ये दीपा सिंह के कॉल डिटेल्स निकलवाओ, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब पता करो। सर कम इन। सर, रागिनी की बहन आई है उसकी बॉडी की शिनाख्त करने। दीदी के है? दीदी हमारी रागिनी ने मार दिया। देख, मारी कोई बहन ना थी, समझ गई? और अब मुझे फोन करने की कोई जरूरत ना है, समझ गई तू? दीदी मुझे उससे क्या दिक्कत हो सकती है साहब? मेरा प्रोग्राम भी उतना ही फेमस है और वो भी उससे पहले से। अच्छा, लेकिन रागिनी ने तो एक वीडियो में तुम दोनों का भी नाम लिया था। सर जी वो तो बावड़ी थी, किसका नाम नहीं लिया था उसने? बेवजह उस नेताजी के भी पीछे पड़ गई। बेवजह कुछ भी नहीं था, दिन दहाड़े गोली चली गई थी उस पर और उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। और एक बात याद रखना, अगर हमें आगे चल के पता चले ना कि धमकाने में तू भी शामिल था तो उठा के अंदर कर दूंगा, मार मार के ना तेरी सारी चर्बी उतार दूंगा मैं एक दिन में। सर धमकाया तो मैंने भी था उसे, लेकिन सिर्फ डराने के लिए धमकाया था, हमारा और कोई इरादा नहीं था। साहब मैंने खुद ही कबूल किया कि मैंने रागिनी को धमकी दी थी, और किस बात के लिए मैंने पकड़ के रखा है? एहसान किया हम पे, आरती उतारे तेरी इस बात की। देख भाई, तने रागिनी ने धमकी दी, और वो सिर्फ धमकी थी या फिर? मैंने रागिनी को कुछ ना किया साहब, और जिस तरह उस छोरी ने हम सबकी बैंड बजा के रखी थी, हमारा तो धंधा ही खतरे में पड़ गया था साहब। तो तू मानता है कि वो तेरी दुश्मन थी? दुश्मन ना थी सर जी, कंपटीशन थी। असली दुश्मन तो नेताजी शशांक था, असली पंगा तो उसी के साथ लिया था उसने। मतलब क्या है तेरा? एक दिन नेताजी शशांक हमें मिलने आए थे। अरे हमारा रास्ता कैसे देख लिया नेताजी? आपकी नई शान रागिनी कुछ फीकी पड़ गई लागे से। जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है ना, उसका रंग तो अपने आप ही उड़ जाएगा, फीका होने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। वैसे तुम्हारे जैसे रंग तो कोई और चढ़ा ही नहीं सकता। जितना गुस्सा था उनमें, मने तो तभी लग रहा था कि उनका कोई और इरादा है। इरादा तो मने भी तेरा कोई ठीक ना लगे। आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? नेताजी, हम पुलिस वालों का काम ही है सवाल पूछना, इस बात की तो तनख्वाह लेते हैं हम। देखो, मैं कई बार कह चुका हूँ कि भाई ये नाचने गाने वालियों से डरता नहीं हूँ। अच्छा, अब बिल्कुल नहीं डरते? उस दिन प्रोग्राम में क्यों डर गए थे आप? वो गर्म खून है, जोश आ गया था, लेकिन डरा नहीं था मैं। वैसे भी जिस तरह से वो सोशल साइट पर लोगों को गालियां देकर दुश्मनी मोल ले रही थी, उससे तो लग रहा था कि कुछ ही दिनों में उसकी दुकान बंद हो जाएगी। सर, नेताजी से कुछ पता चला? सर नेताजी से बात हुई मेरी, लेकिन बंद कर ले इंजन ने। हाँ सर, नेताजी से बात हुई मेरी, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। यार यूं पता लगाओ ये नेताजी और शेरा किस किस के साथ बैठ के चाय पानी पी रहे हैं, क्योंकि अगर इस कांड में नेताजी का हाथ है, ये कांड उसने अकेले तो कराया नहीं होगा। ये रागिनी ने जो सोशल मीडिया में अपनी वीडियो डाल रखी है वो दिखाओ सर। हो सके शायद कुछ छूट रहा हो हमसे। ये देखिए सर। भाई पंकज इतना बड़ा आदमी नहीं है कि जेल में बैठ के अकेले इतना बड़ा कांड करवा दे। बैठो।
रागनी के घर चलते हैं, उसकी बहन से ही कुछ पता चली जाए। मैंने कुछ नहीं पता सर। ये तो हमने भी पता है। अब जो हमने नहीं पता वो बताओ। पंकज से बात होती है जेल से ना? उसको भी तो तकलीफ हो रखी थी इस रागनी से। देख छोरी, तेरा हो लिया अब सब कुछ खत्म। अब कुछ डरने की जरूरत ना है। सब सच सच बता दे। सच में सर, मन्ने माफ करो, मन्ने कुछ नहीं पता। रागनी थारे वास्ते खड़ी हुई थी। पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल दे रखी थी तेरी खातर। कि तेरी बारी है रागनी के लिए खड़ा होने की। बस एक बार, बाकी हम पे छोड़ दे। छोरी कुछ तो छुपा रही है। भाई नितेश, कुछ नहीं, बहुत कुछ छुपा रही है। ये शीना के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सारे के सारे गलत नंबर ही लग रहे हैं इस बार। सही नंबर कोई लग ही नहीं रहा। जनाब पंकज से बात करें? हाँ भाई, उससे भी आईएलओ करनी पड़ेगी। चलो। दिल खुश कर दिया तन्ने मारा। मतलब मैंने जेल में बैठे बैठे रागनी को बाहर मरवा दिया। इस हसीन है, कंट्रोल कर ले। बहुत पहल रही है यो। देख इंस्पेक्टर, मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था, घने दुश्मन बना लिया इस चोरी ने। मार दिया होगा किसने, मारना तो था ही उसको। फिर गलत जवाब। क्या हमारा जमीर इतना गिर गया है कि हम मरने के बाद भी किसी इंसान को सम्मान नहीं दे सकते? कंपटीशन और निजी दुश्मनी क्या इस हद तक ठीक है कि हम अपने आचार विचार, अपने संस्कार सब कुछ भूल जाएं? रागिनी के दुश्मनों की लिस्ट लंबी थी और इसी वजह से अपराधी को ढूंढना भी उतना ही मुश्किल हो रहा था। सुना है रागनी की कोई बड़ी बहन भी है? जी सर, रीना। भाई जरा उससे भी आईएलओ करो, शायद कुछ पता चले। सर। कौन रागिनी? मैं किसी रागिनी को जानती को नहीं। मेरा उस परिवार के साथ कोई रिश्ता ना है। देखिए, उसी की हत्या के बारे में हम देखिए, मैं इस बारे में कोई बात ना करना चाहूं। आप लोग जाओ यहां से प्लीज। सब बात करना तो दूर, हमारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती वो। इतना गुस्सा? भाई नितेश, यो भी तो हो सका है कि उसी ने अपनी बहन को मारा हो। सर लगता तो नहीं है। मैंने उसके और उसके पति के सारे कॉल डिटेल्स चेक करवाए, सब क्लीन। तो फिर कौन है जो अभी तक हमारी नजरों से छूटा पड़ा है? सर, पंकज के बारे में कुछ पता चला? मर गया कि? अरे नहीं सर, इतनी जल्दी कैसे? लेकिन जेल के अंदर बैठ के दूसरों को मरवाना सीख लिया था इसने। मतलब? सर, रागिनी के खून के कुछ दिनों पहले तक पंकज को दो गुर्गों के साथ अक्सर जेल में देखा जाता था। एक है मदन लाल और दो है रूमी। सर, दोनों के दोनों सुपारी के लिए सर। और इस कांड के सिर्फ 2 दिन पहले ये लोग जेल से रिहा हुए थे। तो ये बात है। ये पंकज महाशय इस तरह तो अपना मुंह खोलेंगे नहीं। ये रूप और मदन, इनको ढूंढो। मैंने सर्च टीम भेज दी है सर। सर रागिनी की बहन आपने मिलन आई। हमारे बच्चे की रक्षा करनी होगी, वरना वो मार देगा सर मेरे बच्चे को। बैठो। आप चिंता ना करो, आप दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जो कुछ भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो। सर, रागिनी के खून से 2 दिन पहले मेरे पति पंकज का फोन आया था। हेलो, सुन, मैं बोल रहा हूँ, घाट होने की सोचो भी मत। जेल के अंदर से फोन कर रहा हूँ। पावर भी खत्म ना हुई मेरी। नजर है मेरी तेरे पे और तेरे बच्चे पे। इबके चाहिए तेने? सवाल मत पूछ और ध्यान से सुन। कल मेरा दोस्त मदन लाल आएगा। 50,000 रुपए दे देना उसको चुपचाप। पर 50,000 मैं कहां से लाऊंगी 50,000? अरे बोलो ना, सवाल मत पूछ।
तेरे जेवर और तेरी माँ के जेवर के अपनी मैयत पे पहन कर जाएगी। भाई नितेश, क्या हाल बना रखा है इसका? कितना सुंदर लग रहा है हीरो। भाई मौर्य, फोटो तो निकाल जरा इसकी। अपने हीरो में कुछ बात तो है। वाह। ले भाई, अपना ये खूबसूरत चेहरा देख ले, शायद दोबारा ये खूबसूरत चेहरा देखने को ना मिले। क्या बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर? बकवास ये है साहब कि आपका दोस्त है ना, क्या नाम है नितेश उसका? मदन लाल। मदन लाल, वो अब हमारे पत्ते चढ़ गया है। नाम तो सुने ही होगा उसका। और क्या है कि मदन लाल की याददाश्त तेरी याददाश्त से कुछ ज्यादा ही तेज है। सब कुछ उगल दिया है उसने। शीना की भी पहचान कर ली है। जेल में सौदा, 50,000 रुपए, सब। और चौंकाने वाली बात यह है कि रागिनी जाते जाते शीना में हिम्मत भर गई और शीना ने भी तेरे खिलाफ गवाही दे दी। उस बेचारी ने क्या पता था कि वो अपनी बहन की सुपारी दे रही है। अच्छी कहानी पढ़ाई तन्ने। कहानी तो तेरी इब बनाऊंगा मैं। चुपचाप मुंह खोल दे अपना, वरना इतना तो तने मालूम ही होगा कि सरकार इतने पुलिस वाला ने खाली बैठन की तनख्वाह तो नहीं देती होगी। अब बोल भी दे। जिंदगी बर्बाद कर रखी थी उसने मारी। कोर्ट में गवाही देने वाली थी हमारा खिलाफ। अपने आप ने बड़ी दादा समझने लगी थी। सेठ, ये जो छोकरियां हुए ना, ये खुद ने छोरे थे गणाई ऊपर लावे से। इसी छोकरी की बोलती बंद करने का स्वाद ही कुछ हो रहा है। 2 दिन की बात है बस, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और जो आप कहो तो उस छोकरी ते हेलो बोलाऊं। बाकी रही बात पैसों की, उसका ख्याल तो आप रख ही लोगे। भाई नितेश। जी सर। मैंने बोल लिया था ना, हमारे ऐसे फॉर्मूले काम में आते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि तेरे वो दोस्त पकड़े नहीं गए। लेकिन तू अब जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा, यो बात कंफर्म है। और सुन, पुलिस इंस्पेक्टर हूं, तेरे बाप का नौकर ना हूं जो तू तड़ाक करके बात करे है मुझसे, समझा? हीरो। झूठ बोल के गवाही ली है हमारी, तो कोर्ट में सब बोल दूंगा। छोड़ूंगा नहीं किसी को, छोड़ूंगा नहीं। जिन दोनों गुंडों ने रागिनी पर गोलियां चलाई वो अब भी फरार हैं। लेकिन पंकज अब अपनी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। हमें उन लोगों से तकलीफ होती है जो हमारी अपनी बनाई हुई सोच में फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन रागिनी को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। अपने परिवार की जिम्मेदारी ने उसे कठोर बना दिया था। उसका तरीका शायद थोड़ा सख्त था, लेकिन उसके लिए उसने जो कीमत चुकाई वो उससे कहीं ज्यादा थी। रागिनी की जिंदगी की लड़ाई इस देश में लगभग हर लड़की की लड़ाई जैसी है। इस पुरुष प्रधान समाज में आज भी औरत अपना अस्तित्व ढूंढ रही है और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सबका समान आदर और सम्मान करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।